हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम यूजीसी नेट का जो है लाइब्रेरी साइंस का महामराथन क्लास चला रहे हैं जिसमें मोर देन 100 लेक्चर्स लाने वाले हैं। तो ये जो है आपका जो है लेक्चर 47 है। तो इससे पहले के लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो आप यूजीसी नेट हो गया, DSSB लाइब्रेरियन हो गया, KVS NVS इस टाइप के, या स्टेट लाइब्रेरी साइंस एग्ज़ाम्स हो गए, एम्स लाइब्रेरी, और इसी तरह के जितने भी लाइब्रेरी साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सब लेक्चर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स है ये बेसिक टॉपिक्स है और इन डेप्थ में मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये हर जगह यूज होता है। तो आप बैचलर्स, मास्टर्स या PhD में भी इनरोल्ड हो या फिर आप पढ़ाने का काम करते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये जितने भी आप लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक्स आप देख सकते हो, मैं सारे का लेक्चर्स लाने वाला हूँ फ्यूचर में। तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक्स। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक है मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स फॉर लाइब्रेरी साइंस। समझ गए? देखो, तो मेटा डेटा ये है क्या, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा आपका डेटा का जो सेट्स होगा ना, तो वो एक साथ जो होता है उसको मेटा डेटा कहते हैं। समझ गए? डेटा का भी डेटा ऐसे याद कर लो। देखो, मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स आर इसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन इन लाइब्रेरी। तो ये जो है मेटा डेटा के स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। जैसे इसके पहले जो है बिब्लियोग्राफिक मतलब स्टैंडर्ड्स के बारे में हमने जो है बात किया था। ISO 2709 हो गया, फिर Z39.50, Z39.71, ये सब स्टैंडर्ड्स के बारे में। जो कोई जो है आपका जो लाइब्रेरी में आपके बुक्स प्रेजेंट है उसका मतलब होल्डिंग का रिकॉर्ड जिससे एक्सचेंज होता है, किसी से जो है आपका जो है एक तरह से बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड एक्सचेंज होता है, किसी से डेटा एक्सचेंज होता है। तो वैसे ही जो मेटा डेटा का जो स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है? तो मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स आर इसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड retrieving information in library. They provide a framework for describing resources in a consistent manner. समझ गए? फैसिलिटेटिंग इंटरऑपरेबिलिटी, मैंने पहले भी बताया इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में कि जो डेटा है, तो मान लो कि आपका जो मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स में इसमें जब मान लो अगर कोई मतलब डेटा सेट है उसमें जैसे 10 रो है, 5 कॉलम है, कोई दूसरा डेटा सेट है उसमें जो है आपका 10 रो है और 8 कॉलम है, और तीसरा डेटा सेट है उसमें हो सकता है कि आपका जैसे 15 रो हो और 18 कॉलम हो। तो ये डेटा सेट्स जो है सो आपस में जो है जो मतलब इंटर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो है मतलब देख रहे हो ना कि सबका जो मतलब स्ट्रक्चर है वही अलग है। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए जो है आपको मेटा डेटा के भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि आप जो है फ्रॉम वन लाइब्रेरी या फिर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर जो है डेटा सेट जब भी शेयर करते हैं मेटा डेटा को, तो वो जो है आपका इंटर ऑपरेबल हो और उससे जो है आप कोई भी जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना बहुत आसान हो जाए। देखो, दिस सेक्शन कवर्स इंपॉर्टेंट मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स रिलेवेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। डबलिन कोर जो है एक तो मेटा डेटा स्टैंडर्ड मार्क 21 है, METS है, MODS और EAD, ये सब के बारे में हम स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, तो डबलिन कोर ये सब देखते हो कि अब बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है और मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स छोड़ के ही आते हैं ये सब क्वेश्चन, क्योंकि इतना इन डेप्थ में जो है वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। ऊपर ऊपर कुछ पढ़ के बेसिक जो है कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफी, ये सब जैसे डेफिनीशन पढ़ लेते हैं और ये सब स्टैंडर्ड्स वगैरह जो है, जबकि एग्जाम्स में देखोगे तो स्टैंडर्ड्स ही मोस्टली पूछा जाता है। तो देखो, द डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट सेट कॉमनली नोन एज डबलिन कोर इज ए स्टैंडर्ड फॉर क्रॉस डोमेन इंफॉर्मेशन रिसोर्स डिस्क्रिप्शन। क्रॉस डोमेन इंफॉर्मेशन रिसोर्स डिस्क्रिप्शन जो होगा उसके लिए ये यूज होता है। क्रॉस डोमेन रिसोर्स मतलब इंफॉर्मेशन रिसोर्स डिस्क्रिप्शन क्या हुआ कि दो डोमेन, एक मान लो कि जैसे साइंस डोमेन हुआ, एक आर्ट्स डोमेन हुआ, तो ये सब में भी क्रॉस जो आपका अगर होता है मतलब एक्सचेंज डेटा का, तो वो जो है आपका डबलिन कोर से होता है। जो स्टैंडर्ड फॉर क्रॉस डोमेन इंफॉर्मेशन रिसोर्स डिस्क्रिप्शन। समझ गए? इट वाज डेवलप्ड बाय द डबलिन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव, DCMI जो है इसके द्वारा जो है डबलिन कोर मेटा डेटा डेवलप किया गया था। कब? तो 1995 में। तो ये देखो, अब देखो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट देखते हैं। तो 1995 में द इनिशिएटिव बिगेन विथ इनवाइटेशन वर्कशॉप इन डबलिन, ओहायो, USA। तो ये ओहायो जो है
यूएसए का एक स्टेट है, तो वहाँ मतलब डबलिन जो शहर है वहाँ पे ये एक जैसे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ से शुरू हुआ 1995 में। 1998 में देखो तो डबलिन कोर वाज फॉर्मली रिकॉग्नाइज एज एन आईएसओ स्टैंडर्ड मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा डबलिन कोर को जो है ये भी आप याद कर सकते हो ISO 15836 जो है ये स्टैंडर्ड है, समझ गए। इट बिकेम नीसो स्टैंडर्ड ANSI नीसो Z39.85, तो जैसे उसमें था Z39.5071 वैसे ही ये जो है 89 जो है सॉरी Z39.85 जो है ये नीसो स्टैंडर्ड और तो ये मतलब इसमें भी रख दिया गया, समझ गया। तो ये आपका याद कर लो। ये सबसे पहले ये जो है 1995 में डेवलप किया गया, डबलिन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव के अंदर डेवलप किया गया। 1995 से शुरू हुआ ये। उसके बाद जो है ISO स्टैंडर्ड ISO 15836 जिसको दिया गया, वैसे ही नीसो जो है उसका स्टैंडर्ड Z39.85 दिया गया। तो ये सब आप याद कर सकते हो क्योंकि मैच द फॉलोइंग बहुत बार पूछा जाता है, तो ये बस याद कर लो। Z39.85 ये नीसो स्टैंडर्ड के अंदर आ जाता है, ये डबलिन कोड जो है, और ISO स्टैंडर्ड के अंदर आ जाता है ISO 15836, समझ गए। आप देखो एलिमेंट्स इसमें क्या क्या होता है डबलिन कोर में, तो इसमें 15 कोर एलिमेंट्स होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लेना कि 15 कोर एलिमेंट्स होते हैं इसमें डबलिन कोर में। तो इसमें 15 कोर एलिमेंट्स में क्या क्या होगा, तो टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, कंट्रीब्यूटर, डेट, टाइप, फॉर्मेट, आइडेंटिफायर, सोर्स, लैंग्वेज, रिलेशन, कवरेज और राइट्स। ये जो है 15 कोर एलिमेंट्स जो है ये आपका डबलिन कोर का है, डबलिन कोर मेटा डेटा, समझ गए। तो इसी स्टैंडर्ड्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, 15 एलिमेंट्स होंगे, तो ये आप याद कर लेना डबलिन कोर में 15 एलिमेंट्स होंगे। एप्लीकेशन देख लो, वाइडली यूज इन डिजिटल लाइब्रेरीज में यूज होता है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, समझ गए। इनेबल्स इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट मेटा डेटा स्कीम्स, समझ गया। मेटा डेटा स्कीम्स जो अलग अलग है उसके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी इससे बना रहता है। इंपॉर्टेंस इन इंडिया देखो तो फैसिलिटेट्स द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। तो ये सब जो आपका डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज है उसमें जो है आपका स्टैंडर्डाइजेशन डबलिन कोड मेटा डेटा के कारण होता है, मतलब वो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। सपोर्ट्स मल्टीलिंगुअल कंटेंट एडिंग इन द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिया डाइवर्स लिंग्विस्टिक हेरिटेज, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लो। जो आपका डबलिन कोड जो है उसमें मल्टीलिंगुअल एलिमेंट्स जो है मतलब कंटेंट आप यूज कर सकते हो। अब देखो मार्क 21 बार में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये आपका 19 कब का था, 1995 का। मार्क 21 जो है 1960 का है। मार्क 21 जब से जो है कंप्यूटर्स डेवलप होना शुरू हुआ तब से एक तरह से मार्क 21 जो है लाइब्रेरी में फर्स्ट टाइम यही यूज किया गया। तो वो क्या था, डबलिन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव के अंदर किया गया था, डबलिन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव DCMI, और इसको जो है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने डेवलप किया था, ठीक है। जो जैसे मार्क 21 है तो इसी तरह लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम भी है। अब देख लो मार्क 21 का फुल फॉर्म देख लो, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग जो होता है ओवरव्यू। तो मार्क 21 इज ए स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग बिब्लियोग्राफिक डेटा, बिब्लियोग्राफिक डेटा है उसको इनकोड करने का स्टैंडर्ड है। जैसे पहले आप कैटलॉग कार्ड्स बनता था तो वैसे ही जब कंप्यूटर्स आया तो उसी को डिजिटल फॉर्म में जो है मार्क 21 स्टैंडर्ड में जो है आपका बिब्लियोग्राफिक डेटा रखा जाता है, जिसमें आप देखे होंगे जैसे 100 में कुछ भी 005 में कुछ मतलब टाइटल हो गया, इस हिसाब से आपको फिर मतलब दिया रहता है भरने के लिए, उसमें आप भर करके सेव कर सकते हैं। तो इट इज़ वाइडली यूज इन लाइब्रेरी कैटलॉगिंग सिस्टम टू रिप्रेजेंट एंड एक्सचेंज बिब्लियोग्राफिक अथॉरिटी होल्डिंग क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन, समझ गए। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट देखते हैं तो 1960s में ये डेवलप किया गया था, डेवलप्ड बाय द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा। 1999 में देखो तो मार्क 21 वाज इंट्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग US मार्क ऑन कैन मार्क। कैन मार्क क्या है, तो ये कनाडा मार्क है, कनाडा का मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग हो गया, और US मार्क जो है सो ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स का मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग हुआ। तो दोनों को कंबाइन करके जो है आपका मार्क 21 फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया गया था, कब, तो 1999
1909 में, और डेवलप कब किया गया तो ये 1960 में। समझ गए। अब देखो स्ट्रक्चर जो है, तो मार्क 21 रिकॉर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू किस में, तो लीडर, डायरेक्टरी, कंट्रोल फील्ड्स और डेटा फील्ड्स में। समझ गए। 4 में अब देखो जो लीडर, डायरेक्टरी, कंट्रोल फील्ड, डेटा फील्ड और इसमें की फील्ड्स। तो की फील्ड्स में क्या क्या आ जाता है, तो 001 हो गया, जैसे कंट्रोल नंबर, 100 मेन एंट्री, पर्सनल नेम। ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आपको 001 दे देगा, फिर 100 दे देगा, जैसे 245 दे देगा और 300 मान लो दे देगा। अब इसमें आपको जो है इस तरफ आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और फिर मैच द फॉलोइंग ऐसे करना रहता है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। तो देखो की फील्ड्स में क्या क्या आ जाता है, तो जैसे 001 हो गया, कंट्रोल नंबर हो गया, 100 हो गया मेन एंट्री, पर्सनल नेम, 245 में टाइटल स्टेटमेंट, 260 में पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा इम्प्रिंट, 300 जैसे फिजिकल डिस्क्रिप्शन। तो इसी टाइप जो है जैसे डबलिन कोड था वैसे ही मार्क 21 है, इसमें पुट कर सकते हैं। एप्लीकेशन देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर लाइब्रेरी कैटलॉगिंग एंड बिब्लियोग्राफिक डेटा एक्सचेंज, सपोर्ट्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम ILS एंड लाइब्रेरी कैटलॉग्स। समझ गया। तो इंपॉर्टेंस इन इंडिया, तो मार्क 21 जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है इंडिया में। आप जैसे कोहा सॉफ्टवेयर वगैरह यूज किए होगे तो आपको पता होगा। मार्क 21 इज एक्सटेंसिवली यूज इन इंडियन लाइब्रेरीज फॉर कैटलॉगिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग। समझ गया। फैसिलिटेट्स पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल बिब्लियोग्राफिक नेटवर्क्स एंड कंसोर्सिया। तो समझ गए। तो एज ए कंसोर्सिया भी है ये सब। मार्क 21 जो है एक तरह से यूज किया जाता है फॉर्मेट डेटा एक्सचेंज के लिए बिब्लियोग्राफिक नेटवर्क्स में भी। अब देखो METS भी एक मतलब स्टैंडर्ड है। तो METS क्या है, तो मेटा डेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसका फुल फॉर्म याद कर लो METS। और ये जो है आपका 2001 में लॉन्च हुआ था। तो ये और इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये न्यू है। तो क्रोनोलॉजिकली आपको सजाने के लिए हो सकता है कि पूछा जाए, तो ये आपका बाद में ही आएगा। तो METS देख लो, तो मेटा डेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। ये आप फुल फॉर्म भी याद कर लो, METS, मेटा डेटा एनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। समझ गए। ओवरव्यू देखो, तो METS इज एन XML क्या होता है, तो बचपन में जैसे HTML पढ़े हो गया आप, तो HTML क्या था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वैसे ही मतलब XML क्या था, तो ये था एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो था आपका, इसमें जो है आप अपना टैग खुद डिफाइन कर सकते हो, और भी मतलब एडवांस्ड है मल्टीमीडिया वगैरह ये सब के क्षेत्र में। तो METS इज एन XML बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डिस्क्रिप्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रक्चरल मेटा डेटा फॉर डिजिटल लाइब्रेरी ऑब्जेक्टिव। समझ गए। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलप्ड बाय द डिजिटल लाइब्रेरी फाउंडेशन, DLF जो है, DLF द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है इन कोलैबोरेशन विद लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में जो है METS आपका ये डेवलप किया। METS फिर से देख लो, मेटा डेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। अब देखो, तो 2001 में जो है METS स्कीमा वाज ऑफिशियली रिलीज। तो ये आप याद कर लो, डिजिटल लाइब्रेरी फाउंडेशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मिल के जो है 2001 में ये लॉन्च किया था। कंपोनेंट्स में देख लो, तो डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा, टेक्निकल राइट्स एंड सोर्स मेटा डेटा, फाइल सेक्शन इसमें होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट डिजिटल फाइल्स, स्ट्रक्चरल मैप, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट, बिहेवियर सेक्शन इसमें है, इंफॉर्मेशन अबाउट बिहेवियर्स स्क्रिप्ट दैट कैन बी अप्लाइड टू द डिजिटल ऑब्जेक्ट। तो ये इतना जो है आपका, जैसे अलग अलग में कंपोनेंट्स आप देखे हो, जैसे किसमें अभी कंपोनेंट देख लिए, जैसे ये तो METS हो गया। अब METS के पहले आप जैसे मार्क 21 देख लिए, मार्क 21 के पहले डबलिन कोड देख लिए। तो ये सब बस स्टैंडर्ड है स्टोर करने का, कि आप जो है स्टोर करने में क्या क्या आप कंपोनेंट्स रखते हो। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स जो है वही अलग अलग स्टैंडर्ड बन जाता है। देखो, एप्लीकेशन यूज फॉर डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स एंड डिजिटल प्रिजर्वेशन, फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स डिजिटल ऑब्जेक्ट्स एंड मेटा डेटा। तो इंपॉर्टेंस इन इंडिया, सपोर्ट डिजिटल प्रिजर्वेशन एंड एक्सेस इनिशिएटिव्स इन इंडियन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, इनहांस द मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल कलेक्शन इन नेशनल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। समझ गए। अब देखो, METS था, वैसे ही MODS है। MODS ये भी जो है आपका XML बेस्ड ही है, और
ये भी जो है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो देखो MODS जो है मेटा डेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन स्कीमा, तो वो क्या था आपका मेटा डेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड METS इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन, और ये है ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन। समझ गए, वो इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन है, ये ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन। देखो तो MODS इज एन XML बेस्ड स्कीमा फॉर इनकोडिंग बिब्लियोग्राफिक डेटा डेवलप्ड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट देखो तो 2002 में जो है MODS वाज फर्स्ट रिलीज। इट वाज डिजाइन टू ब्रिज द गैप बिटवीन सिंपल डबलिन कोड एंड कॉम्प्लेक्स मार्क 21। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन स्कीमा था, किस लिए डिजाइन किया गया, टू ब्रिज द गैप बिटवीन जो आप डबलिन कोर जो पढ़े और मार्क 21, ये दोनों के बीच में जो है गैप को फुलफिल करने के लिए MODS लाया गया था। MODS क्या है, तो मेटा डेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन स्कीम कब लॉन्च किया गया था, 2002 में। किसके द्वारा, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा। याद हो गया। अब देखो स्ट्रक्चर जो इसमें है, MODS कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप सच एज टाइटल, इन्फो, नेम, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। देखो अब जैसे डबलिन कोर था, डबलिन कोर में कितना एलिमेंट्स हुआ करता था, तो 15 एलिमेंट्स हुआ करता था। समझ गए, ये याद कर लेना। वैसे इसमें देखो टाइटल, इन्फो, नेम, टाइप ऑफ रिसोर्स, जेनर, ओरिजिन, इन्फो, लैंग्वेज, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, एब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट और टारगेट ऑडियंस। समझ गए। एप्लीकेशंस इसका भी देख लो, यूज इन डिजिटल लाइब्रेरी रिपोजिटरीज एंड फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग, सुटेबल फॉर रिच डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा वाइल बीइंग सिंपलर देन मार्क 21। समझ गया। इंपॉर्टेंस इन इंडिया, इनहांस द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजिटल एंड स्पेशल कलेक्शन इन इंडियन लाइब्रेरी, फैसिलिटेट्स मेटा डेटा इंटरऑपरेबिलिटी एंड एक्सचेंज। आ गया समझ में यहाँ तक। अब देखो EAD है, ये लास्ट ही है हमारा। तो EAD जो है ये भी आपका XML बेस्ड ही है। तो XML बेस्ड आप 3 देख लिए, समझ रहे हैं। एक हो गया EAD, एक था METS है ना, एक था MOD है ना, MODS, हाँ MODS। समझ गया। तो ये दोनों जो है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा डेवलप किया गया है। और METS जो है सो डिजिटल लाइब्रेरी एसोसिएशन या आर्काइव था, उस टाइप का कुछ एसोसिएशन आप देख लेना, उसके साथ मिलके METS वाला लाया गया था। अब देखो EAD देखते हैं। तो इनकोडेड आर्काइवल डिस्क्रिप्शन, तो आर्काइव का जो आर्काइवल डिस्क्रिप्शन है उसका जो इनकोडिंग किया जाता है तो वो EAD फॉर्मेट में किया जाता है। देखो EAD इज एन XML स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग आर्काइवल फाइंडिंग रेट्स, मेकिंग देम एसेसेबल एंड सर्चेबल ऑनलाइन। तो वही आर्काइव्स जो होते हैं पुराने आपके, वो सबको सर्चेबल बनाने के लिए EAD जो है आपका यूज किया जाता है। तो देखो हिस्ट्री देखो, 1993 में डेवलपमेंट बिगेन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में। 1998 में EAD 1.0 वाज रिलीज बाय द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन आर्काइविस्ट। 2002 में जो है EAD 2002 वाज रिलीज विद ऑनगोइंग अपडेट्स एंड रिवीजन। समझ गए। स्ट्रक्चर देखो तो EAD स्ट्रक्चर्स जो है, हेडर, मेटा डेटा अबाउट EAD जो है मतलब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, आर्काइवल डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्काइवल मटेरियल इंक्लूडिंग हायरार्की एंड कंटेंट, की फ्रेम्स, की एलिमेंट्स में देखो तो ये जो है एक तरह से जो मतलब EAD जो है हेडर हो गया, फिर मतलब आर्काइव का मतलब DESC डिस्क्रिप्शन हो गया, DID हो गया जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफिकेशन होता है, DSC होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपोनेंट। तो ये सब देख लो, ये सब का समझ सकते हो। तो EAD भी आप बेसिक समझ गए होंगे। तो एप्लीकेशन देखते हैं। तो यूज्ड बाय आर्काइव्स, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स फॉर डिस्क्राइबिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू आर्काइवल कलेक्शंस। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्काइवल कलेक्शंस वगैरह के लिए जो है तो कौन सा यूज होता है डेटा स्टैंडर्ड, तो वो है EAD। EAD किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो डेवलपमेंट जो है इसका बिगैन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली। किसके द्वारा, तो सोसाइटी ऑफ अमेरिकन आर्काइविस्ट, सोसाइटी ऑफ अमेरिकन आर्काइविस्ट
आर्काइव्स की पता है ना किसको कहते हैं? जैसे मान लो कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हुआ, जैसे नेशनल आर्काइव्स हुआ, तो इंडिया में कितने सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होंगे। जैसे नेहरू जी ने जो इंदिरा को मतलब इंदिरा गांधी को लेटर्स लिखे हैं, ऐसे ही कितने सारे मतलब पुराने जो मतलब धरोहर डॉक्यूमेंट सब रहते हैं, तो वो सबको स्टोर करके रखा जाता है कहीं पे, तो उसी को जो है आर्काइव्स कहते हैं, हिस्टोरिकल आर्काइव्स मान लो। तो वही है, सोसाइटी ऑफ अमेरिकन आर्काइव्स जो है ये इन्होंने डेवलप किया था, EAD आपका स्टैंडर्ड। समझ गया? अब देखो, फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ डिटेल्ड सर्चेबल फाइंडिंग एड्स, इंपॉर्टेंस इन इंडिया, सपोर्ट द डिस्क्रिप्शन एंड access to archival collections in Indian archives and special libraries, enhances the visibility and accessibility of India's rich archival heritage। तो समझ गए? तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ हमारे शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।